हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संधु स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड वीडियो है। हम इसे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जितने भी पृथ्वी पर बहुत ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें बहुत सारी हमें वैरायटीज़ देखने को मिलता है, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हम ये सब डाइवर्सिटी के अंदर देखते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, जो पहले एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसको देखेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट हम बताएंगे ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पहले पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि बहुत सारी अननोन स्पीसीज़ हैं और बहुत सारी नॉन स्पीसीज़ हैं, तो वो कितनी कितनी हैं वो हम देखते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो नॉन हैं, 1.7 से 1.8 नॉन मिलियन स्पीसीज़ हैं, और जिनमें से 1.3 मिलियन एनिमल की स्पीसीज़ हैं और 0.5 प्लांट की स्पीसीज़ हैं जो खोजी जा चुकी हैं, जो नॉन हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी कोई खोज नहीं हुई है। लेकिन ऐसा है कि 15,000 लगभग 15,000 ऑर्गेनिज़म की हर साल खोज की जाती है। 15,000 ऑर्गेनिज़म की खोज हर साल की जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पर सजीवों में विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि सेकंड नंबर पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो वो होती है कोरल रीफ। यानी इसको हम लोग हिंदी में इसको हम लोग मूंगे की चट्टानें कहते हैं, जहाँ पे सजीवों में विविधता दूसरे नंबर पे पाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज़, ये जो है जैव विविधता को दर्शाता है पृथ्वी पर। और इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर जीवों की संख्या और प्रकार कितने हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं टेक्सोनॉमी। इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें टेक्सोनॉमी में टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ। नियमों के हिसाब से व्यवस्थित करने को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। नियमों के हिसाब से व्यवस्थित करने को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसका व्यवहारिक महत्व होता है अज्ञात सजीवों की पहचान करना। मतलब ऐसे जो सजीव हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, तो टेक्सोनॉमी में हम लोग उनकी पहचान करते हैं, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। हम ये सब टेक्सोनॉमी के अंतर्गत देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि टेक्सोनॉमी शब्द दिया किसने। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी शब्द AP डी कैंडोले ने दिया था, लेकिन टेक्सोनॉमी के फादर लीनियस हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग किन किन पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और सेकंड है नोमेनक्लेचर नामकरण, थर्ड है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर हमने पहली बार उसको देखा है, तो उसको हम पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है,
वो कैसे हैबिटेट में रहता है, तो ये सब उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसको नाम देते हैं, एक अपनी तरफ से नाम देते हैं जिस नाम से हम उसको जान सकें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको उस नाम से बोलता है तो हम जान जाते हैं, उसकी इमेज बन जाती है हमारे माइंड में कि हाँ ऐसा वो होगा। तो ये नोमेनक्लेचर हो गया। और उसको हम उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको अलग अलग समूहों में रख देते हैं, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। सो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? सिस्टमैटिक शब्द लीनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा से व्युत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है, जो भी कह ले। और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट ही सिस्टमैटिक कहलाता है। इस सिस्टमैटिक के अंतर्गत पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और जीवों के उद्विकासीय संबंध यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बहुत सारे रूल्स दिए गए थे, नियम दिए गए थे, और जिसमें पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। फिर उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। तो इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये दिए थे कैरोलस लीनियस ने। तो हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले बॉहिन ने अपना आइडिया दिया था, लेकिन इसको सबसे पहले यूज़ किया था कैरोलस लीनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी स्पीसीज़ का नामकरण करने के लिए लैटिन के 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है उसको देख लेते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीनियस ने प्लांट के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले 1 मई 1753 में दिया था, जो उनकी बुक में लागू स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने अपने प्लांट के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। जो ये बुक पब्लिश हुई थी सबसे पहले 1 मई और 1753 में। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, सिस्टेमा नेचुरी के 10वें एडिशन में, जो पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 को। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। पहले में क्या था कि लीनियस ने उनकी बुक जो स्पीसीज प्लांटेरम है उसमें उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट के लिए दिया था 1 मई 1753। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी के 10वें एडिशन में, ये भी बुक उन्हीं की ही थी, और इस बुक में उन्होंने एनिमल्स के लिए द्विनाम पद्धति दिया था, जो पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 को। सो अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि प्लांट और एनिमल के लिए कौन कौन से रूल बनाए गए उनके नामकरण के लिए, मतलब उनको नाम देने के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूल बनाए गए हैं। कुछ ऐसे रूल्स जो यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह लागू होता है, तो उन रूल्स को हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट देखेंगे जिसमें ICBN, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के लिए जितने भी नामकरण देने के जितने भी रूल हैं वो सब हम लोग ICBN के अंतर्गत देखते हैं। और ICZN के अंतर्गत, मतलब एनिमल के लिए जितने भी रूल्स हैं एनिमल को नाम देने के लिए, तो वो सब हम लोग ICZN के अंतर्गत देखते हैं। आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म पूछता है।
सो यहाँ पे हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा, एक तो ICBN और एक ICZN। आप लोग इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। जिसका पहला है ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 1961 में, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 1964 यानी 1964 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, जो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये रूल हर जगह लागू होता है किसी भी स्पीसीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए। तो इसके हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो पहला पॉइंट है कि जो वैज्ञानिक नामकरण होता है, जो बायोलॉजिकल नेम होता है किसी भी स्पीसीज़ का या ऑर्गेनिज्म का, जब हम लोग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों भाषाएं मृत हैं। तो इसलिए हम लोग लैटिन या ग्रीक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग इटैलिक में, यानी तिरछे में हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये था पहला रूल किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए। अब हम लोग सेकंड रूल देखते हैं। इसमें द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक स्पीसीज यानी जाति के नाम को दो घटक या शब्द होते हैं, जिसमें पहला जेनेरिक नेम होता है यानी जीनस होता है, और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जाति संकेत पद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। पोटैटो यानी आलू का बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, जिसमें सोलेनम क्या है, जीनस है, सोलेनम इज जीनस, एंड ट्यूबरोसम जो है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। सो आप लोग इसको समझते रहिए अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने सेकंड रूल भी देख लिया। अब हम लोग तीसरा नियम देखेंगे, थर्ड रूल। तो इसमें देखते हैं कि हाथ से लिखते समय या टाइप करते समय दोनों नामों को यानी जीनस और स्पीसीज दोनों नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए, लेकिन छापते समय इटैलिक यानी तिरछे में छापा जाना चाहिए। ये क्या होता है कि लैटिन की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हम इसको छापेंगे तो तिरछे में छापेंगे, जो इसको इसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। और अगर इसको हम हाथ से लिखते हैं, अगर इसी को मैंजीफेरा इंडिका जो आम का वैज्ञानिक नाम है, अगर इसको हम लोग हाथ से लिखेंगे तो हम लोग इसको अलग अलग लाइन अंडरलाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर हम इसको हाथ से लिखे हैं तो इसको हम लोग ऐसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर ये छापा गया है तो इसको तिरछे में यानी इटैलिक में छापेंगे, इसको ऐसे हम लोग अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये था तीसरा नियम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला नियम ये है कि जेनेरिक नेम का पहला अक्षर बड़ा अक्षर होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका छोटा अक्षर होना चाहिए। सो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मैंगो का यानी आम का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, इसको हमने हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन किया है अलग अलग। और चौथा नियम क्या था कि जो जीनस है उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और स्पीसीज़ का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जीनस और ये स्पीसीज़। तो जीनस का जो हम नाम लिख रहे हैं मैंजीफेरा, ये क्या है, पहले अक्षर से शुरुआत होगा तो ये बड़ा होगा, और जो
स्पीसीज़ का है ये छोटे अक्षर से शुरुआत होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगला रूल हम देखते हैं 5वां। इसमें क्या होता है कि जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उस वैज्ञानिक का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद संक्षिप्त यानी छोटे में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लिन लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इनका पूरा नाम है लिनियस, जिनको शॉर्ट में लिन लिखा गया है, और इन्होंने मैंजीफेरा इंडिका यानी आम के वैज्ञानिक नाम को सबसे पहले दिया था। तो इसलिए इस रूल में यही है कि जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है उसका शॉर्ट में नाम लिखा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। तो ये था हमारा 5वां रूल। और अगला रूल हम लोग देखेंगे 6वां। इस रूल में हम लोग ये देखते हैं कि जीनस और स्पीसीज़ का नाम अगर सेम हो तो उसको हम लोग टोटोनिम्स कहते हैं। इस रूल के अंतर्गत अगर जीनस और स्पीसीज़ नेम अगर सेम होता है तो इसको हम लोग टोटोनिमस कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रेटस रेटस। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक और अगला एग्जाम्पल है नाजा नाजा। ये जो है इंडियन कोबरा का नाम है नाजा नाजा, साइंटिफिक नेम है। तो ये जो नियम है 6वां रूल, ये रूल केवल एनिमल्स के लिए लागू होता है, केवल जूलॉजी में लागू होता है। ये प्लांट के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता। प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि जीनस और स्पीसीज़ का नाम सेम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जीनस और स्पीसीज़ का नाम सेम बस एनिमल्स के लिए होता है, और ये रूल बस एनिमल में ही यानी जूलॉजी के लिए ही होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टोटोनिमस है ये केवल जूलॉजी के लिए मान्य है, बॉटनी के लिए मान्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया था कि 1.7 मिलियन स्पीसीज़ हैं पृथ्वी पर, तो इनको एक एक करके पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसको हम लोग कैरेक्टर के उनके जितने भी लक्षण हैं उसके हिसाब से हम लोग समूहों में वर्गीकृत कर लेते हैं, ताकि हम लोग एक साथ कई सारे स्पीसीज़ को आसानी से पढ़ सकें। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं कि जीवों को पहचान कर उनको विभेदित करके अलग अलग समूहों में रखते हैं, जिससे हमें उनके आपसी संबंधों का पता चलता है। तो इसी को हम लोग जैविक वर्गीकरण कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस जैविक वर्गीकरण का मेन उद्देश्य यही है कि अत्यधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को समूहित करके व्यवस्थित करके रखा जाए ताकि उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपने उपयोग के आधार पे हम लोग समूह बनाते हैं, इसको विभाजित करते हैं। जैसे कि तेल प्रदान करने वाले को हम लोग अलग रख लिए इस समूह में, जैसे आ गया एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं नारियल, मूंगफली, सोयाबीन। या फिर रेशे प्रदान करने वाले जो हैं उनको हम लोगों ने अलग समूह में रख दिया, जैसे जूट और कपास। और जितने भी औषधि प्रदान करने वाले हैं उनको हम लोगों ने अलग संघ में रख दिया, और उसमें आएंगे राउल्फिया, सिंकोना, यूकेलिप्टस। ये जनरल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो इसको हम लोग अपने आर्थिक महत्व के आधार पे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में किन बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
हम लोगों ने पहला देख लिया, अब दूसरा देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसको लीनियस ने दिया था। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने। और इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोग एक या दो आकारिकी लक्षणों के हिसाब पर ही वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें लीनियस ने क्या किया था कि पादप जगत को, जो उनकी बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, उसमें पादप जगत को लीनियस ने 24 वर्गों में यानी 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया था, और वो भी केवल पुंकेसर यानी स्टेमन के आधार पे। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि लीनियस ने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में पादप जगत को 24 वर्गों में क्लासिफाई किया था केवल पुंकेसर के आधार पे। और फिर उन्होंने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं उनको फेनोरोगैम्स कहा था, और इस फेनोरोगैम्स को उन्होंने 23 क्लासेस में डिवाइड किया था। और शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट को उन्होंने क्रिप्टोगैम्स में रखा था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि लीनियस ने जो क्लासिफाई किया था, इसमें उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को समान महत्व दिया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप। जो पॉइंट आपको नहीं पता है और इम्पॉर्टेंट है उसे आप नोट करते जाइए, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो सारे इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम लोग अगला देखते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजी इसमें देखा जाता है, ना कि केवल एक कैरेक्टर को या एक या दो कैरेक्टर को नहीं देखा जाता है। इसमें संपूर्ण आकारिकी यानी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी देखी जाती है किसी भी स्पीसीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट है तो उसके स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर सारे कैरेक्टर्स में देखे जाएंगे। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये पौधे के प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं पर बेस है। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक समूह के पौधे में समानताएं अधिक होती हैं, जबकि हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था कि केवल कुछ ही समानताओं को देखा गया था, कुछ ही कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, एक या दो कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था। लेकिन इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में पूरे कैरेक्टर्स को, पूरे संपूर्ण आकारिकी को देखा जाता है, जिससे इसमें समानताएं ज़्यादा होती हैं। जबकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक समूह के अगर पौधों को देखा जाए तो उनमें समानताएं बहुत कम होती हैं, लेकिन असमानताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इस तरह नेचुरल क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है। सो इसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक में इसमें इस वर्गीकरण में पौधे की जातीय वृत्तीयता यानी फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। फाइलोजेनी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक में। और जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक है, इसमें फाइलोजेनी को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पादप समूह है उनको उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक में। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर उसके बाद से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये ऐसे अपने बढ़ते हुए जो इनमें कैरेक्टर्स हैं वो
डेवलप होते गए हैं। सबसे कम डेवलप थे थैलोफाइटा में, फिर उसके बाद से ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ऐसे ये डेवलप करते गए हैं। तो इसमें जातीय वृत्तीयता को ध्यान में रखा गया है नेचुरल फाइलोजेनेटिक में। इसमें फाइलोजेनी को कंसीडर किया गया है और नेचुरल नॉन फाइलोजेनी में जातीय वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब हम लोग फाइलोजेनी के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि फाइलोजेनी शब्द किसने दिया था। फाइलोजेनी शब्द यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फाइलोजेनी शब्द लैमार्क ने दिया था, और जो इसका विस्तृत वर्णन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। फाइलोजेनी का विस्तृत वर्णन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। तो ये 2 पॉइंट थे फाइलोजेनी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला है फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पौधे का जो वर्गीकरण किया जाता है वो समानताओं और असमानताओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण को आसानी से कंप्यूटरीकृत कर सकते हैं और इसमें सारे अवलोकनीय गुणों के आधार पर सजीवों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, जिसमें गुणों को एक नंबर या एक कोड दिया जाता है। इसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। जिन सजीवों में अत्यधिक समानता होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, एक समूह में रखते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुणों को यानी अनेक प्रकार के जितने भी उसमें उस प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी साथ साथ ध्यान में रखा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको लिख पाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा बोल दे रही हूँ कि जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें पौधे का वर्गीकरण समानताओं और असमानताओं की संख्या के आधार पर किया जाता है और इसमें जितने जो वर्गीकरण किया गया है उसको कंप्यूटरीकृत किया जाता है बहुत आसान तरीके से। इसमें जितने भी अवलोकनीय गुण हैं उनको एक नंबर या एक कोड दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और जो सजीव अत्यधिक समानता रखते हैं उनको एक समूह में रखा जाता है। इस तरीके से सभी गुणों को एक महत्वपूर्ण दिया जाता है, सभी कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनको भी साथ साथ में ध्यान में रखा जाता है। इसके आगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें किसी एक लक्षण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। जबकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो इससे पहले हम लोग 3rd नंबर पे देखे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है, पुष्पीय लक्षणों को कायिक लक्षणों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कई तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, खुद को सेफ रखिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।